नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करते हैं। इस कार्यक्रम में हम आज के दिन के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस अखबारों के जो संपादकीय होते हैं, एडिटोरियल्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें से क्या चीजें ऐसी हैं जो विचार करने के योग्य हैं। कुछ कारणों से, कुछ पारिवारिक कारणों से मैं कल ये क्लास नहीं ले पाया था, जैसा कि मैंने टेलीग्राम वगैरह पे आपको इन्फॉर्म किया था, आपको सूचित किया था। कल इसके अलावा मैं अपनी अन्य भी कोई क्लास नहीं ले पाया था। जो एक मेरी NCERT वाली क्लास चल रही है वो भी मुझे रद्द करनी पड़ी थी, लेकिन आज से वो प्रक्रिया जो है हम सुचारू रूप से फिर से चालू कर रहे हैं। तो सारी क्लासेस जो हैं मेरी वो आज से प्रारंभ होंगी। और जैसा कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन अभी भी मेरे पास क्वेरीज आती हैं इकोनॉमिक्स क्लास को लेके। तो इकोनॉमिक्स की जो आपकी क्लास होती थी यूट्यूब पर, रमेश सिंह वाला जो कार्यक्रम था सुबह 10 बजे वाला, वो आप ये मान के चलिए कि तकरीबन 1 जुलाई या उससे एक आध दिन पहले, 1 जुलाई मान के चलिए आप, 1 जुलाई से वो दोबारा से प्रारंभ हो जाएगा और हम इस बार रमेश सिंह को काफी आगे तक समाप्त उसमें करेंगे। ठीक है, तो आज का जो कार्यक्रम है इसमें हम थोड़े से आज के और थोड़े से कल के, क्योंकि कल की हमारी क्लास हुई नहीं थी, तो जो भी इंपॉर्टेंट हमारे एडिटोरियल्स मिस हो गए थे उनका हम समावेशन करने की कोशिश करेंगे। 1-2 आज के करेंगे और आई थिंक 5 हैं आज, तो 3 आज के हैं, 2 कल के हैं, क्योंकि आज वैसे भी अखबारों में बहुत ज्यादा कुछ आया नहीं है। प्रधानमंत्री जो है वो अमेरिका की यात्रा पर हैं, सारी न्यूज उसी बात पे जा रही है और उस यात्रा को लेकर ही संपादकीय आ रहे हैं बार बार कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। तो ये सब बेकार की चीजें हैं, मतलब बेकार की नहीं है, लेकिन ये सब राजनीतिक परिचर्चाएं हैं। ये सब UPSC एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल नहीं है। एक बार जब यात्रा समाप्त हो जाएगी, जब उसमें जितने समझौते होने हैं हो जाएंगे, तब एक बार इसका जब ढंग से हम लोग एनालिसिस करेंगे कि भाई इससे भारत और अमेरिका के संबंधों में क्या परिवर्तन आया, कोई परिवर्तन आया भी या नहीं आया, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें भी हो रही हैं जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। आमतौर पे भारतीय प्रधानमंत्रियों की ट्रिप्स पे वो सब होता नहीं है। जैसे अमेरिका की संसद में काफी सांसदों ने प्रधानमंत्री के भाषण का बॉयकॉट भी किया, काफी विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर अमेरिका में। और इसके अलावा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि भारत को भी अपने जो एक सांप्रदायिकता भारत में है उसको नियंत्रित करने पर काम करना चाहिए। तो बाकी जो चर्चा है कि भाई प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ, तालियां बजी, ये सब तो मीडिया में आ ही रहा है, आप देख ही रहे होंगे। नकारात्मक चीजें भी हमको देखनी होंगी। एक संतुलित एनालिसिस जो है हम एक बार यात्रा समाप्त होगी उसके बाद करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे एडिटोरियल्स आएंगे वैसे वैसे हम इनका एक एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज 23 जून हो गई, आज हमारा 143वां एपिसोड है। 150 के बहुत नजदीक जा रहे हैं हम धीरे धीरे। और यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। तो आप में से जिन बच्चों ने अभी तक P2I बैच नहीं लिया है, आप याद रखें कि लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख है। ठीक है, आखिरी तारीख जो है एडमिशन लेने की वो 30 तारीख है। 30 तारीख तक आपको इस बैच में एडमिशन लेना है। 30 के बाद इसमें हम एडमिशन इस बैच में नहीं लेंगे, संभवतः अगला बैच आएगा, लेकिन इस बैच में जो एडमिशंस हैं वो 30 तारीख को समाप्त हो जाएंगे। आपकी प्रारंभिक परीक्षा से लेके आपके इंटरव्यू की तैयारी तक पूरी आपकी जो तैयारी की प्रक्रिया है वो इसमें समाप्त होगी, पूरी एक साथ कराई जाएगी। ठीक है, एक आपके ऑप्शनल को छोड़कर पूरी तैयारी आपकी इसमें होगी। अच्छा, इसको लेके जो एक डाउट आप में से काफी बच्चे पूछ रहे हैं, जो चैट पर या व्यक्तिगत तौर पे मेरे से संपर्क कर रहे हैं, एक सवाल जो बार बार पूछ रहे हैं कि एक तो ये कि इसमें और फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स के पहले क्या फर्क है। एक प्रीलिम्स के बाद का फर्क तो क्लियर है। अगर आपका प्री क्लियर होता है तो आपको हम दिल्ली बुलाएंगे, आपको दिल्ली में रहना खाना पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे और आपकी वहां पर बहुत हार्डकोर तैयारी कराई जाएगी मेंस के लिए, क्योंकि मेंस के लिए उस तरह की तैयारी लगती है, मेंस के लिए आम तैयारी नहीं लगती। लेकिन एक सवाल जो आ रहा है कि सर प्रीलिम्स के पहले क्या फर्क होगा, तो एक जो फर्क है वो तो है किताबों का, कि आपको प्रिंटेड बुक्स मिलेंगी। ठीक है, आपको एक प्रिंटेड किताबें मिलेंगी और साथ के साथ आपका जो कवरेज है, जो आपका कवरेज है, जैसे फाउंडेशन कोर्स में आपका कवरेज जो होता है वो 13 महीने में समाप्त होता है, यहां पर आपका कवरेज जो होगा वो जनवरी तक प्री कम मेंस होगा।
जनवरी के बाद से आपको केवल प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव कवरेज ही कराई जाएगी। सारी टेस्ट सीरीज वगैरह इसमें इंक्लूडेड होंगी, ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा ये आपका जो कैलेंडर होगा वो आपके जो सामान्य फाउंडेशन कोर्स होता है उससे अलग होगा, उससे थोड़ा सा भिन्न होगा, ये याद रखें। एक सवाल और जो आ रहा है जिस पर एक थोड़ा सा मेरे को फिलोसॉफिकल एक मतभेद है बहुत सारे बच्चों से। बच्चे कह रहे हैं कि कुछ छात्रों का ये कहना है कि सर अगर मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर तो मैं एक तरह से फजूल में ही एक्स्ट्रा पैसे दे रहा हूं ना, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स तो अगर नहीं हुआ तो फिर तो मेरे पैसे वेस्ट हो गए। यार कभी भी आप कोर्स लेना है ना लेना एक अलग बात है, लेकिन कभी भी तैयारी इस विचार के साथ शुरू मत कीजिए कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो मेरे पैसे खराब हो गए, मेरा मेंस नहीं हुआ तो मेरे पैसे खराब हो गए। यार अगर आप ऐसे सोचोगे फिर तो अगर आपका मान लो किसी भी स्टेज पे नहीं हुआ तो आपके सारे पैसे खराब ही हो गए ना, आपके सारे। चलिए पैसे कितने ही लगे, पैसे आप लाइफ में कमा लोगे, आप लिख के रख लो, आप लोग पैसे कमा लोगे लाइफ में। प्रॉब्लम क्या है कि आपके जीवन के साल खराब हो गए। तो आप जब जीवन में कोई भी निर्णय लेने चलते हो, ये आपको मैं एक लाइफ के लिए टिप दे रहा हूं, आप जब जीवन में कोई भी निर्णय लेने चलते हो तो आप हमेशा ये सोच के चलो कि यार ये अंत तक मैं इसको लेकर जाऊंगा। कभी भी नेगेटिव सोच के साथ किसी भी चीज की शुरुआत नहीं करनी चाहिए कि यार मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो फिर मेरे पैसे खराब हो जाएंगे। ऑफ कोर्स हो जाएंगे, मतलब प्रीलिम्स क्या, आपका अगर उसके बाद आपने चलो P2I कर लिया, आपने तैयारी कर ली, फिर आपका मेंस क्लियर नहीं हुआ तो भी तो पैसे खराब ही हुए। आपने ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया लेकिन पैसे तो खराब ही हुए ना आपके, आपको सीट तो नहीं मिली। एंड गोल तो वो सीट है ना जो आपको चाहिए, वो नहीं मिली तो किसी भी स्टेज पे नहीं हुआ तो पैसे खराब होंगे। लेकिन ये मानसिकता, ये सोच जो है, अगर आप इस सोच के साथ शुरुआत कर रहे हो कि यार अगर मेरा प्री नहीं हुआ फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो यार फिर आपका प्री नहीं होगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अभी से मानसिक तौर पे बहाने बना रहे हो, तरीके ढूंढ रहे हो कि प्री नहीं होगा तो इसलिए इस तरह का कोर्स क्यों लेना है। ठीक है, आप कोर्स लो मत लो वो आपकी इच्छा है, लेकिन ये मानसिकता, ये विचार जो है, इस विचारधारा को बदलिए। कल ही मेरी 2 बच्चों से इस बारे में बात हुई और मुझे लगा कि मैं इसको कॉमनली एड्रेस करता हूं कि यार हमेशा तैयारी शुरू करते हुए अगर आपको ऐसा लग नहीं रहा, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा मेरा, तो फिर या तो आपको अपनी तैयारी को एक बार थोड़ा सा हिलाने की जरूरत है जोर से कि यार गलत चल रहा है, या फिर तैयारी छोड़ने की जरूरत है। ये याद रखिए, ऐसे आधे अधूरे मन से कि प्री नहीं होगा, प्री तो होगा ही नहीं, मुझे पता है, मेंस तो होगा ही नहीं, तो फिर क्यों तैयारी कर रहे हो? तैयारी इसलिए कर रहे हो कि सारे स्टेज क्लियर होंगे, सेलेक्ट होंगे, और कोई रीजन नहीं होता तैयारी करने का। तो कभी भी इस मानसिकता के साथ तैयारी शुरू मत कीजिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। अगर आप ऑप्शनल कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं तो 25 तारीख तक ऑप्शनल की सेल चल रही है। अच्छा, हमारा P2I भी जो है आप AJ लाइव कोड लगाकर मात्र 29,999 में प्राप्त कर सकते हो। सारी भाषाओं में है, हिंदी में है, अंग्रेजी में है, और बाइलिंगुअल जो इंग्लिश होता है सब में उपस्थित है, आपको पता है। ठीक है, ऑप्शनल में आपको पता है कि भाई ये 8 ऑप्शनल्स जो है हम लोग ऑफर करते हैं। अच्छा, एक हिंदी साहित्य तो पूरी तरह से हिंदी में है, बाकी सारे ऑप्शनल्स जो है उनमें अध्यापक आपको पढ़ाएंगे हिंदी में, लेकिन उसके नोट्स अंग्रेजी में होंगे, तो वो बाइलिंगुअल होगा। तो आपका जो आपको सब्जेक्ट की बेसिक समझ विकसित हो जाएगी अगर आप AJ लाइव कोड लगा के, उसको भी आप 13,999 में प्राप्त कर सकते हैं। ये स्पेशल रेट है केवल 25 जून तक। और अगर आपको मेरे साथ जुड़े रहना है तो अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। atul_UPSC इंस्टाग्राम है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। ये सारे तरीके हैं जिनसे आप मेरे से संपर्क साध सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार दुनिया में अगर मैं आपसे कहूं कि यार ऐसे कौन से विवाद हैं, ऐसे कौन से द्विपक्षीय विवाद हैं जो हमेशा से ही हैं, जैसे हम एक नाम ले सकते हैं कश्मीर का, कि भाई भारत और पाकिस्तान का विवाद, जब से मैं स्कूल में था, जब से मेरे माता पिता स्कूल में थे, तब से यह विवाद चल ही रहा है। कश्मीर को लेके जो भारत और पाकिस्तान का विवाद है यह हमेशा रहा है। ठीक है, ऐसे विवाद और भी होते हैं दुनिया में। उनमें से एक प्रमुख विवाद जो है दुनिया का, जो अभी तक नहीं सुलझा है और जो तब से चल रहा है, जब से कम मुझे अपना पता है, मैं स्कूल में था तब से मैं नाम सुन रहा हूं, वो है इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। तो यार ये जो क्षेत्र है, अच्छा इजराइल फिलिस्तीन का विवाद पूरा नहीं बताऊंगा आपको, यहां पे लंबी कहानी है। तो एक वीडियो है StudyIQ IAS पर, मैं उसका टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाके देख के पूरा इसका इतिहास समझ सकते हैं कि ये हुआ क्या। तो यार मामला यह है कि फिलिस्तीन जो है वो कोई वास्तविकता में देश नहीं है, एक सैद्धांतिक देश है।
यानी कि अपनी कोई खास जमीन नहीं है फिलीपींस के पास, अपनी कोई मान्यता प्राप्त जमीन नहीं है, ठीक है। तो फिलीपींस जो है वो एक फिलीपींस कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, फिलिस्तीन, आई थिंक मैंने पहले भी फिलीपींस बोल दिया, फिलीपींस नहीं है, फिलिस्तीन है। इजराइल और पैलेस्टाइन जो है, फिलिस्तीन का जो ये संघर्ष है ये सदा सदा से चल रहा है, ठीक है। तो भाई फिलिस्तीन जो है वो एक, उसके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है। ये पश्चिमी बैंक जो है, वेस्ट बैंक, और ये गाजा पट्टी, आपने नाम सुने होंगे शायद समाचारों में, ये गाजा पट्टी जो है, ठीक है, यहां पर कुछ ऐसे फिलिस्तीनी समूह हैं जिन्होंने अपना आधिपत्य जमा रखा है। ये वेस्ट बैंक का जो क्षेत्र है, यहां पर धीरे 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 इजराइल जो है वो अपने ठिकाने बनाता जा रहा है। जेरूसलम जो है वो इजराइल की राजधानी है, पूर्वी जेरूसलम जो है वो एक तरह से फिलिस्तीन, मैं बार बार फिलीपींस बोल दे रहा हूं, फिलिस्तीन जो है वो अपनी राजधानी के तौर पे इसको क्लेम करता है। और ये जो आपको उत्तर में नगर दिख रहा है जनिन, जनिन एक ऐसा शहर है जहां से अभी फिलिस्तीनी जो है वो आक्रमण कर रहे हैं। फिलिस्तीन का एक केंद्र बन गया है, फिलिस्तीनी आक्रमण का एक केंद्र ये जनिन नाम का शहर ये बन गया है। तो यार ये एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, हमेशा से चलती आ रही है, दशकों हो गए हैं इस प्रॉब्लम को, कोई इसका समाधान निकल नहीं पाया है। और फिलिस्तीन जो है वो ये कहता है कि भाई इजराइल ने हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ये जमीन हमारी है। फिलिस्तीन में भी दो समूह हैं, एक हमास है, एक फताह है, ठीक है। दोनों का अप्रोच अलग अलग है, दोनों में आपसी संघर्ष भी है और इस चीज को लेकर सदा सर्वदा से विवाद चलता आया है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, हाल ही में यार इजराइल और फिलिस्तीन की जो हिंसा है वेस्ट बैंक पर, यह पूरा क्षेत्र जो है जो पीले रंग से यहां पे मार्क्ड है, ये वेस्ट बैंक है। यहां पे आप देख सकते हैं मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और यहां पे डेड सी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो एक बार मानचित्र पे भी इसको समझ लीजिएगा कहां पर है ये। तो इजराइल और फिलिस्तीन की हिंसा में भारी वृद्धि हुई है और इजराइल जो है वो एकदम क्लियर मिशन पे है। देखिए इजराइल में जैसा आपको पता है एक इस प्रकार की अभी सरकार आई है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा वहां पे प्रधानमंत्री बने हैं और इस बार जो नेतन्याहू की सरकार आई है वो घोर राइट विंग जो होते हैं, वहां पर जो घोर दक्षिणपंथी पार्टियां हैं उनके सहयोग से आई है। तो इस बार नेतन्याहू की जो सरकार है वो बहुत आक्रामक है और वो इनफैक्ट उनकी सरकार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आतंकवाद के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं तो कि किस प्रकार की घोर सरकार इस बार वहां पे आई है। तो धीरे धीरे वेस्ट बैंक पर इजराइल के जो अपने ठिकाने होते हैं, जो उनके सेटलमेंट होते हैं, उनको इजराइल बढ़ाता जा रहा है और अपनी पकड़ जो है वो वेस्ट बैंक पर मजबूत करता जा रहा है, ठीक है। जो जूज सेटलमेंट होते हैं वो बढ़ाता जा रहा है और नेचुरली जो आपका फिलिस्तीन है, पैलेस्टाइन जो है, उसको तो पसंद आएगा नहीं है। तो पैलेस्टाइन जो है वो इस बात को लेकर नाराज है कि किस तरह से इस क्षेत्र का जो संतुलन है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रहता था, उस संतुलन को फिलिस्तीन, माफ कीजिएगा, इजराइल जो है वो बदलने की कोशिश कर रहा है, उसको प्रभावित करने की कोशिश वो कर रहा है। तो इसके कारण क्या हुआ, फिलिस्तीन पहले बहुत मांग करता रहा कि भाई बातचीत करो, शांति से बात करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार जब उनको समझ में आ गया कि यार नहीं होने वाला, अब इजराइल नहीं सुनेगा। ऐसा क्यों लग रहा है फिलिस्तीन को? फिलिस्तीन को ऐसा इसलिए लग रहा है, पहली बात तो इजराइल की नई सरकार, इजराइल की नई सरकार जो है उसमें जिस तरह के लोग शामिल हैं उससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार फिलिस्तीन से बातचीत तो नहीं करने वाली। यह बात क्लियर है ना, मतलब कि यार ये सरकार जो है, इनका जो अपना घरेलू एजेंडा है उसके तहत ये लोग फिलिस्तीन से बातचीत करके तो मामला नहीं सुलझाएंगे। दूसरा एक कारण जो हुआ है वो ये है कि वैश्विक तौर पर भी अब धीरे धीरे दुनिया को समझ में आने लगा है कि इजराइल बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और फिलिस्तीन को जो समर्थन मिलता था दुनिया भर में वो अब कुछ हद तक घटने लगा है। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया फिलिस्तीन की विरोधी हो गई है, लेकिन जिस हद तक, जैसे भारत था पहले, भारत खुल के फिलिस्तीन का समर्थन करता था, अब भारत उतना खुल के फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करता। भारत अब इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाना चाहता है। आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपनी बहुत दोस्ती क्लेम करते हैं, है ना। तो अब हम इजराइल के साथ ज्यादा फ्रेंडली होने लगे हैं। पश्चिमी देश भी जो है वो आपको पता है, क्योंकि इजराइल जो है एक तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है, तो पश्चिमी देशों ने कभी बहुत ज्यादा इसमें रुचि ली नहीं कि इसको सुलझाया जाए। तो पश्चिमी देश भी अब धीरे धीरे फिलिस्तीन को उसके हाल पे छोड़ रहे हैं
और साथ के साथ जो इसके सबसे बड़े सहयोगी होते थे फिलिस्तीन के अरब देश, यहां तक कि अरब देशों का भी अब स्टैंड यह हो गया है कि यार अरब देश भी अब जो है फिलिस्तीन का साथ छोड़ के इजराइल के साथ संबंध सुधारने की प्रक्रिया में लग गए हैं। तो इजराइल के सापेक्ष फिलिस्तीन को यह समझ में आ गया है कि यार अब हमारा जो है कुछ खास जो कहना चाहिए बातचीत करने का मौका रह नहीं गया। तो इस कारण से जब यार आप मान लीजिए आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि इजराइल का कब्जा गलत है, लेकिन अगर आप ऐसे युद्ध में घिरे हुए हैं और आपको लगता है अब कोई सहयोगी बचा नहीं, बातचीत होगी नहीं, तो आप क्या करोगे? आप हमला ही करोगे ना। तो फिलिस्तीन जो है वो बेसिकली अब वही कर रहा है। छोटे छोटे हमले वहां पर किए जा रहे हैं, कई बार चाकुओं से भी हमला किया जा रहा है इजराइल के सेना पर, इजराइल के सैनिकों पर, और साथ के साथ जितने भी वो हथियार जुटा पा रहा है उसके साथ आक्रमण कर रहा है। इसका परिणाम यह है कि अब उसके जवाब में फिर इजराइल हमला करता ही करता है। तो इस साल में इस साल अभी तक हम जून में ही चल रहे हैं, 114 फिलिस्तीनी और 19 इजरायली लोग मारे जा चुके हैं। तो हिंसा जो है वो वहां पर अभी चरम पर है, हिंसा निरंतर चलती ही जा रही है। ठीक है, तो ये आपको मैं बता ही चुका हूं कि राजनीतिक समझौते इत्यादि की संभावना जो है अब वो क्षीण है। तो ये आवश्यक है कि इस पूरी समस्या का एक जो है राजनीतिक समाधान निकाला जाए ताकि ये हिंसा जो है रुके। ये बहुत जरूरी है कि इस क्षेत्र में आप किसी प्रकार से भी स्थायित्व लेकर आए, और राजनीतिक समाधान जो है जो बातचीत के जरिए हो सकता है, आपस में नेगोशिएशन के जरिए हो सकता है, किसी प्रकार की संधि के जरिए हो सकता है, लेकिन वो राजनीतिक समाधान निकाला जाए ताकि ये रोज रोज की हिंसा जो है ये समाप्त हो, ये बंद हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार एक जो बहुत बड़ा फर्क होता है भारत और अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, है ना, वो बहुत बड़ा फर्क क्या होता है? वो होता है इंडस्ट्री एक्सपोजर का। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं अपने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी कानपुर गया, ठीक है, मैंने 4 साल आईआईटी के अंदर गुजारे, मैंने इंजीनियरिंग करी, और उन 4 सालों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ, जबकि मैं आईआईटी में था। आईआईटी आपको पता है भारत के सबसे शानदार इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, है ना। तो उन 4 वर्षों में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि एक छात्र के तौर पर हमें किसी इंडस्ट्री के लीडर ने आके पढ़ाया हो। एक आध बार टॉक देने आते थे, टॉक देने के लिए नारायण मूर्ति आ गए, टॉक देने के लिए नंदन निलेकनी आ गए, टॉक देने के लिए तो बहुत लोग आते थे, एक टॉक देके चले गए। लेकिन यार वो एक टॉक तो भाषण होती है ना, एक टॉक तो वो रैली जैसी हो गई कि आए, कुछ ज्ञान दिया और चले गए। लेकिन यार ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंडस्ट्री के कोई लीडर, कोई ऐसे बड़े नामी ग्रामी लोग जो कि भाई उद्योग धंधों में अपना नाम कमा चुके हैं, वो आके बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को लंबे समय तक, एक पूरा सेमेस्टर पढ़ाएं, या 1 महीना पढ़ाएं, या 2 महीना पढ़ाएं। यार सस्टेन लर्निंग में तो मतलब फायदा उससे होता है ना। आप सोचो ये हिंदी में हिंदू कार्यक्रम भी है, अगर मैं बस 1 दिन करा के चला जाऊं, 1 दिन आऊं, उस दिन बोलूं कि चलो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये करंट अफेयर संपादकीय, और चला जाऊं, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं है ना। वन ऑफ तो रैली होती है, जैसे नेता लोग आके रैली करके चले जाते हैं। लेकिन यार अगर मुझे आपको सिखाना है तो रोज बात करनी पड़ेगी, एक कंटिन्यूटी की जरूरत होती है कि नहीं होती है सीखने के लिए। वही सेम चीज यहां पर है कि इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, और केवल इंडस्ट्री क्यों, ऐसे मान लीजिए बड़े बड़े आपके यहां कहीं दूसरी बड़ी कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर बड़े बड़े वकील हो गए, बड़े बड़े आप मान लीजिए पत्रकार हो गए जिन्होंने टेक सेक्टर को कवर किया है, इस तरह के लोग आके पढ़ाएं, इस तरह के लोग कंटिन्यूसली एंगेज करें। ऐसा भारत में सामान्य तौर पर नहीं होता है, यह फैक्ट है। और अगर आप अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो आप देखकर चौंक जाएंगे कि यार अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो है वहां की इंडस्ट्री से कितना ज्यादा जुड़ी हुई है। कि अमेरिका की इंडस्ट्री वहां के कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को प्रोजेक्ट देती है कि यार हमको ये एक समस्या का समाधान निकालना है, आप इस पर रिसर्च कीजिए, क्योंकि यार रिसर्चर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज में। लेकिन वहां पे क्या, बड़ी बड़ी कंपनियां यूनिवर्सिटीज को रिसर्च प्रोजेक्ट देती हैं, कंपनियों के सीईओ जाके यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, बहुत कॉमन है अमेरिका में, बहुत कॉमन है। तो एक इंडस्ट्री और आपकी जो एकेडमिक वर्ल्ड है, एक उद्योग धंधों का, और आपका जो शैक्षणिक जगत है, उनके बीच में सहयोग जो है वो अमेरिका में बड़ा समृद्ध है, जो कि हम भारत में अभी तक विकसित कर नहीं पाए हैं। तो उस दिशा में जो भारत का यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसने एक प्रैक्टिस के नियम बनाए हैं आखिरकार, जिसको हम कहेंगे प्रोफेसर इन प्रैक्टिस।
तो यानी कि अब तक क्या है कि अगर आपको किसी भारतीय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो आपको उसके लिए या तो पीएचडी चाहिए या और जो शैक्षणिक योग्यताएं होती है ना, पीएचडी होना चाहिए या मास्टर्स होना चाहिए, जेआरएफ नेट क्लियर होना चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग योग्यताएं होती है प्रोफेसर बनने की, इन सारी योग्यताओं में छूट दी जा रही है। और इसका पर्पस यह है कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति जो मान लीजिए कि जो एकेडमिक जगत से बाहर का होगा, जिसके पास कोई डिग्री वगैरह होने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको पीएचडी होना ही चाहिए या कोई, पर ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में अपने उद्योग का नामी गिरामी व्यक्ति है, जो अपने क्षेत्र में बहुत साल काम कर चुका है, बहुत एक प्रकार का आप ये मान सकते हैं कि अपना नाम कमा चुका है, हो सकता है वो अभी भी काम कर रहा हो सकता है रिटायर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को आप यूनिवर्सिटीज में अपॉइंट करेंगे और वो आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इनको नाम दिया गया है प्रोफेसर इन प्रैक्टिस का। ठीक है, तो इसके लिए ऑब्वियसली नामांकन आमंत्रित किए गए लोगों से कुछ 3-4 हजार लोगों ने अपना अपना नामांकन जो है इसके लिए दर्ज किया, और कुछ 150-200 यूनिवर्सिटीज ने भी अपनी जो इच्छा जताई कि हम ऐसे प्रोफेसर को लेना चाहेंगे। ठीक है, ये और इसके लिए क्या शर्त रखी गई है कि सामान्य तौर पे शुरू में आप 1 साल के लिए बुलाओगे, कि आप 1 साल के लिए अपॉइंट करोगे कि यार आप 1 वर्ष के लिए हमारे यहां आके पढ़ाओ, और आगे जाके ये कार्यकाल जो है 3 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, 3 वर्ष रखा जाएगा कि 3 साल जो है ये व्यक्ति यहां पढ़ाएगा। उसमें मैक्सिमम 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम 4 साल वो व्यक्ति काम कर सकता है। अभी शुरू में 1 साल रखा गया है, आगे जाके 3 साल का टेन्योर होगा और 1 साल का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। एक्सटेंशन कई बार इसलिए भी दिया जाता है कि यार मान लीजिए वो व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जो भी खत्म नहीं हुआ, तो 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है ताकि वो कहीं बीच में ना रुक जाए। लेकिन 4 साल से ऊपर इसमें अनुमति नहीं है, 4 साल तक के लिए ही वो व्यक्ति काम करेगा। इससे निश्चित तौर पर बच्चों को क्या होगा, प्रैक्टिकल स्किल मिलेगी, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। तो यार क्या बताऊं मैं आपको ये तो क्लियर है ही सही, ये बताने की आवश्यकता है क्या कि यार आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जितना कोई प्रोफेसर सिखाएगा उससे ज्यादा यार गूगल में जो एक साइंटिस्ट काम कर रहा है वो सिखा सकता है कि नहीं, है ना? सीधी बात है कि नहीं एकदम। आपको सिविल इंजीनियरिंग जो है जितना कोई प्रोफेसर सिखा रहा है उससे ज्यादा वो नहीं सिखाएगा जो भाई एलएनटी के प्रोजेक्ट्स को बनवा रहा है, जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को बनवा रहा है ना, वो व्यक्ति आपको ज्यादा सिखा सकता है। वो व्यक्ति आपको निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल चीजें सिखाएगा कि यार देखो रियल लाइफ में ये परिस्थितियां आती हैं, ये मेरे सामने परिस्थिति आई और इसका मैंने ऐसे सामना किया। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल ज्ञान मिलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो कि आपको बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगी, बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होगी। इसके अलावा आपके कॉलेज की एकेडमिक टीम में अगर यह व्यक्ति हो, चलिए एक तो हो गया कि बच्चों को फायदा हो रहा है, ठीक है, आपके कॉलेज की एकेडमिक टीम में अगर इस तरह का एक व्यक्ति है तो उससे कॉलेज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि यार अभी क्या होता है, जैसे कॉलेजेस में करिकुलम डिसाइड होता है कि भाई सिलेबस क्या पढ़ाया जाएगा, ये करिकुलम जो है कॉलेज के प्रोफेसर तय करते हैं जो कि सारे के सारे शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस हैं। यहां पर ऐसा व्यक्ति आके ऐसे नए कोर्सेज का विकास कर सकता है, ठीक है, जो कि शायद ज्यादा प्रैक्टिकल हो, जिनमें लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल मानी जानी चाहिए कि भाई वो व्यक्ति काम करके आया है फील्ड में, तो वो कोर्सेज की शक्ल सूरत थोड़ी सी बदल सकता है, कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स का वो नेतृत्व कर सकता है और आपके कॉलेजेस के जो पेटेंट वगैरह होते हैं उनको बढ़वा सकता है। तो बेसिकली जो आप विश्वविद्यालय में आपका जो एकेडमिक जगत है उसमें और उद्योग जगत में आप जो बेहतर संबंध चाहते हो, हम ये चाहते हैं ना कि यार यूनिवर्सिटीज में और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, है ना, उनके बीच में एक बेहतर संबंध हो। तो इस संबंध को विकसित करने में इस प्रकार का जो प्रोफेसर इन प्रैक्टिस होगा ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर पाएगा। तो ये एक नई प्रैक्टिस है, नई चीज है भारत में, देखते हैं ये कैसा चलता है। लेकिन आइडिया अपने आप में बहुत अच्छा है, आइडिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे हमको ध्यान ये देना होगा कि हमको बहुत ही न्यूट्रल तरीके से सच्चे जो अच्छे विशेषज्ञ हैं उनका चयन करना पड़ेगा। ये याद रखना पड़ेगा कि प्रोफेसर इन प्रैक्टिस जो है ये एक ऐसा कोई तरीका ना बन जाए जिसके जरिए कोई मतलब जैसे होता है ना अक्सर कि यार आप एक ही प्रकार के लोगों को भरते चले जाओ, एक कंपनी के साथ आप डील कर लो, उनके लोगों को लेते चले जाओ, इस प्रकार का प्रैक्टिस। या फिर इसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए कि यार मैं कॉलेज का डायरेक्टर हूं, मेरा भाई जो है वो अभी कहीं से रिटायर हुआ है, उसको मैंने रख लिया, इस प्रकार की चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अगर इसको ईमानदारी से ठीक से किया जाता है तो ये बहुत अच्छा कदम बन के सामने आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो यार विधि आयोग पर एक फ्लेविया एग्नेस का एक आर्टिकल आया है आज। फ्लेविया एग्नेस एक रिसर्चर है, फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, एक रिसर्चर हैं। तो उनका एक आर्टिकल आया है जिसमें उन्होंने शुरुआत तो की थी समान नागरिक संहिता से, लेकिन कई बार क्या होता है लिखने वाला लिखते लिखते अपना सब्जेक्ट चेंज कर देता है। तो फ्लेविया एग्नेस का आर्टिकल जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यार ये समान नागरिक संहिता के बारे में बताएंगी कि यार इसमें क्या अच्छाइयां हैं, क्या खराबियां हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आर्टिकल को जब मैं अंत तक पहुंचा तो ऐसा कुछ था नहीं उसमें उन्होंने जो पिछला विधि आयोग था उसने क्या किया, एक तरह से उसकी समरी दी है, वो भी जाननी ठीक है, उससे हमें कुछ, वो भी आर्टिकल अच्छा है, आर्टिकल में कोई खराबी नहीं है। बस मेरे को टाइटल थोड़ा सा मिसलीडिंग लगा क्योंकि यूसीसी के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ भी नहीं था उसमें। खैर, तो यहां ये बताती हैं, जैसे हमको पता है कि 22वां विधि आयोग जो है उसने ये कहा है कि भाई हम दोबारा से कंसल्टेशन करेंगे, हम दोबारा विमर्श करेंगे समान नागरिक संहिता पर, यह उन्होंने कहा है 22वें विधि आयोग ने। तो फ्लेविया एग्नेस ये कहती हैं कि यार 21वां विधि आयोग जो आपका था, जो आपका 21वां लॉ कमीशन था, वो इस प्रश्न पे चर्चा कर चुका है। ठीक है, इस प्रश्न पे चर्चा हो चुकी है, आपको मैं बता चुका हूं, ये पहले भी एक क्लास में मैंने आपको पहले बताया था जब हम इस बारे में बात कर रहे थे कि फ्लेविया एग्नेस ने बोला कि यार 21वां आपका जो लॉ कमीशन है वो इस पर बात कर चुका है, और बातचीत में 21वें लॉ कमीशन ने यह पाया था कि हमें समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है। 21वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा था कि यह ना तो इसकी आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है, मतलब यह जरूरी भी नहीं है, ये होना भी नहीं चाहिए, कि ये एकदम क्लियर है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई, और इसकी कोई ऐसी कोई इससे लाभ भी हमको नहीं है कि हम इसको लागू करें। तो बड़े कड़े शब्दों में 21वें लॉ कमीशन ने इसको लागू करने की अनुशंसा का खंडन किया था कि नहीं, गलत है। तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि देखो, ये बात समझने की आवश्यकता है कि ये बात सही है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के लिए पढ़ा रहा हूं ये आर्टिकल में, ध्यान से सुनिएगा कि ये बात सही है कि व्यक्तिगत कानून जो हैं आपके, उनमें विविधता है, विविधता है, यह बात सही है, लेकिन विविधता का मतलब हमेशा पक्षपात नहीं होता। यह पॉइंट जो है आप लोग कहीं लिख लो, है ना। अगर दो लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के हैं, उसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि एक सही है और एक गलत है। यह बात बिल्कुल क्लियर आप दिमाग में बिठा लो अपने। विविधता जो है वो हमेशा पक्षपात पूर्ण नहीं होती, कोई जरूरी नहीं है। आप एक अलग परिवेश से आए हैं, आप एक अलग धर्म को मानते हैं, आप एक अलग प्रांत से हैं, आप एक अलग जाति जनजाति से हैं, तो आपके नियम कायदे अलग हो सकते हैं, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यार आपके नियम कायदे गलत हैं या सही हैं और दूसरे के गलत हैं या सही हैं। यार जब तक, मैं आपको आई थिंक मैंने उस दिन भी पढ़ाया था कि जब तक ये नियम कायदे आपको अन्यायपूर्ण ना लगे, ये नियम कायदे ऐसे ना लगे कि यार इसमें तो किसी दूसरे के साथ गलत किया जा रहा है, तब तक नियम कायदे ठीक है यार। मतलब जैसे मैं अक्सर हमेशा बोलता हूं ना, शाकाहार और मांसाहार की जो डिबेट है कि यार मतलब शाकाहारी और मांसाहारी में ये व्यक्तिगत चॉइस है कि यार आप शाकाहारी खाना चाहते हो आप खाइए, मैं शाकाहारी हूं और कोई व्यक्ति मांसाहारी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा ठीक हूं या वो कुछ ज्यादा ठीक है। यार मतलब चॉइस है। मेरे परिवार, मैं एक ऐसे परिवार में आता हूं जहां मांस नहीं खाया गया बचपन से, तो हम नहीं खाते। वो व्यक्ति ऐसे परिवार से आया होगा जहां मांस खाया जाता है बचपन से, तो उसने खाया है। इसका मतलब ये, अब मैं ये नहीं कह सकता ना कि वो व्यक्ति गलत कर रहा है मैं सही कर रहा हूं, या वो ये नहीं कह सकता कि मैं सही कर रहा हूं वो गलत कर रहा है। मतलब ये तो यार फर्क है ना, विविधता है। हां, अगर मैं ये कहूं कि मैं मांस खाऊंगा और तुझे भी जबरदस्ती मांस खिलाऊंगा तो गलत है, या फिर मैं ये कह दूं कि मैं मांस नहीं खाऊंगा और तुझे भी नहीं खाने दूंगा, तो ये भी गलत है। तो जब तक आप जो है, आप समझ रहे हो कि यार अगर हम में विविधता है तो विविधता में तो कोई खराबी नहीं है। हां, अगर अन्यायपूर्ण विविधता है तो उसमें प्रॉब्लम है। इस बात को समझने की थोड़ी सी आवश्यकता है। तो ये यहां पे लॉ कमीशन ने कहा था, पिछले लॉ कमीशन ने, कि विविधता का मतलब पक्षपात नहीं है, ये तो एक लोकतंत्र का हिस्सा है। मतलब यार ये तो है ना, हम लोकतंत्र इसीलिए तो हैं यार, हम सब मानव हैं क्योंकि हम एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम सब एक जैसे होते फिर तो हम रोबोट होते ना यार। रोबोट में और मानव में यही तो फर्क है, मानव सब अलग है यार। आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपके परिवारजनों का अलग हो सकता है, आपके मित्र का अलग हो सकता है,
यही तो हमको यूनिक बनाता है, यही तो हमको विशेष बनाता है कि यार हम सब अलग तरह से सोचते हैं, हम सबका काम करने का तरीका अलग है, हम सबका पढ़ने का तरीका अलग है, हम सबके जीवन में आशाएं प्रत्याशाएं अलग है, सब कुछ अलग है यार। क्या इसमें कोई खराब बात थोड़ा ना है, ठीक है। तो इसके अलावा साथ में जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एक बार कि एक रूपता का जो आइडिया है कि सब एक जैसे होने चाहिए, है ना। समान नागरिक संहिता के पीछे पिछले विधि आयोग ने कहा था कि ये एक रूपता के आइडिया से आता है। ये यूसीसी का जो आइडिया है आपका, समान नागरिक संहिता का आइडिया, ये कहां से आता है कि एक रूपता होनी चाहिए देश में। तो एक रूपता का आइडिया जो होता है वो अक्सर, ये में होना चाहिए था, माफ कीजिएगा, अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होता। कि यार देखो, लॉजिकल सी सीधी सीधी बात है, अगर आप कहोगे एक रूपता लाओ, तो यार वो एक रूपता क्या आएगी? वो एक रूपता उसके विचारधारा को आप सब पे लागू कर दोगे जो संख्या में ज्यादा है। एक रूपता यही होने वाली है ना। ये मैंने आपको पहले भी एक बार टेस्ट कराया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक भारतीय को इमेजिन करो, तो आप सभी शायद एक हिंदू धर्म को मानने वाले पुरुष को इमेजिन करोगे, है ना, और एक शायद वो ऊंची जाति का होगा। अब आपके दिमाग में एक वो इमेज है भारतीय, आपको वो लगता है क्योंकि वो ज्यादा है संख्या में। को मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या गलत है, वो ज्यादा है। वही मैं आपसे कहूंगा कि एक दुबई में रहने वाले व्यक्ति को इमेजिन करो, तो आपके दिमाग में एक वो सर पे क्या लगाते हैं यार, वो रिंग जैसा, और वो कपड़ा लगाते हैं सफेद, आपके दिमाग में ऐसा एक शेख आएगा क्योंकि वहां पे वो लोग ज्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुबई में भारतीय नहीं रहते, या फिर हिंदू नहीं रहते, या फिर इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में मुसलमान नहीं रहते। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम एक रूपता की बात करते हैं, एक रूपता हमेशा बहुसंख्यकवादी होती है। एक रूपता हमेशा ऐसी होती है कि एक रूपता का मतलब यह है कि ज्यादा लोग जिस बात को मानते हैं उसको लागू कर देते हैं। यह हम एक रूपता का मतलब समझते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यार ये अल्पसंख्यकों के हित में नहीं होती। जैसे कॉमन बात, हमेशा एक विवाद आता है, वो आता है भाषा का, कि यार भारत में एक ही भाषा होनी चाहिए। इतनी सारी भाषाएं को बड़ा दिक्कत होता है। आप तमिलनाडु गए, आप बात नहीं कर सकते, है ना, दिक्कत आती है कई बार। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी एक भाषा होनी चाहिए, आप में से ज्यादातर लोग हिंदी बोल दोगे। आप कहोगे ज्यादा लोग तो हिंदी बोलते हैं, लेकिन ऐसा क्यों यार? देखो, फिर वही बात हो गई कि नहीं, कि आपने एक रूपता के नाम पे क्या किया, जो चीज ज्यादा लोग मानते हैं वो लागू करने की बात कर दी। जबकि संविधान कहीं नहीं कहता कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है संविधान में, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक रूपता में क्या होता है, अक्सर अल्पसंख्यकों के जो हित होते हैं उनसे समझौता किया जाता है। तो हमें एक रूपता कोई बहुत महान चीज नहीं है, हमें एक रूपता के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो, बस इतनी इंपॉर्टेंट बात है। हमें एक रूपता का जो एक लक्ष्य है उसको त्यागने की आवश्यकता है। यह हमारे पिछले लॉ कमीशन ने कहा था। आगे फ्लेविया एग्नेस हमको बताती हैं कि 21वां लॉ आयोग जो था उसने ट्रिपल तलाक, पॉलीगेमी, जो बहुविवाह होते हैं, इन चीजों पर विचार नहीं दिए थे, क्योंकि इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मामला चल रहा था, ठीक है। तो इस पर जो है इन्होंने विचार नहीं दिए थे। लेकिन इन्होंने जैसे महिलाओं के संपत्ति उत्तराधिकार पर चिंता व्यक्त की थी कि अलग अलग कानूनों के तहत महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वर्जित किया जा रहा है। सभी धर्मों में, हिंदुओं में, शिया में, सुन्नी में, मुस्लिम के दो वर्ग होते हैं, उन दोनों में, तो सभी में महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। इसमें यहां पे हमको दखल देने की आवश्यकता है कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित ना किया जाए। इसके अलावा जो हिंदू एक फैमिली होती है, HUF का जो एक प्रावधान होता है, आप में से कई लोगों को नहीं पता होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार जो है, ये ऐसा होता है कि मान लीजिए मैं हूं और मेरे परिवार के 4 लोग हैं, हम लोग अपना व्यक्तिगत तौर पे इनकम टैक्स देते हैं अगर, तो हम लोग अपने परिवार को एक HUF की तरह रजिस्टर करा सकते हैं। फिर HUF को अपना एक अलग पैन कार्ड मिलता है, तो हम अपनी थोड़ी सी आय HUF को दे सकते हैं और HUF का एक अलग इनकम टैक्स बनता है, तो इससे टैक्स बचता है। तो यहां पे भी विधि आयोग ने यह कहा था कि HUF जो है, इस प्रावधान को हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में इसका प्रयोग जो है ये केवल टैक्स बचाने के लिए किया जा रहा है और कोई इसका मतलब नहीं रह गया है। कि HUF का प्रयोग जो है, हिंदू अविभाजित परिवार का जो प्रयोग है, ये केवल टैक्स बचाने के लिए ही किया जा रहा है और कोई इसका तात्पर्य अब रह नहीं गया है। तो इस तरह के उन्होंने प्रावधान दिए थे। इसके अलावा इन्होंने ये कहा था कि भाई बहुविवाह पे इन्होंने ऑब्वियसली कहा था कि भाई हम अभी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चर्चा पे है तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन कहा था कि यार हां, इस्लाम के व्यक्तिगत कानून जो है वो इसकी अनुमति देते हैं, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे कि कितने % मुस्लिम लोग बहुविवाह करते हैं, तो वो बेहद ज्यादा कम नंबर है।
मुस्लिमों से ज्यादा बहुविवाह वास्तविकता में हिंदू करते हैं और जैन करते हैं और बौद्ध करते हैं। तो जो एक से ज्यादा शादियां करने वाले पहली पत्नी के जीवित रहते हुए, यानी कि मतलब एक साथ एक से ज्यादा विवाह करने की अनुमति इस्लाम में दी गई है, लेकिन यह पाया गया है कि जो वास्तविकता में इसका प्रयोग होता है वो नहीं होता। और एक्चुअली ये प्रावधान जो है इसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि इस प्रावधान का प्रयोग क्या कर रहे हैं, अक्सर दूसरे धर्म के लोग दूसरी शादी के लिए इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो रहा है कि जो व्यक्ति इस्लाम में है वो व्यक्ति कह रहा है कि यार मेरे को बड़ा फायदा है, मैं तो बहुत सारी शादियां कर सकता हूं, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे धर्म का है, जो मान लीजिए हिंदू है या ईसाई है या किसी और धर्म का है, उसको लगता है कि मुझे किसी और से भी विवाह करना है, तो उसके लिए वो इस्लाम स्वीकार कर लेता है कि भाई इस्लाम स्वीकार करके मैं ज्यादा शादियां करके भी कानूनन बचा रह सकता हूं। तो इसके लिए इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तो 21वां जो विधि आयोग था उसकी इस प्रकार की अनुशंसाएं थी, लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनमें से किसी भी अनुशंसा पे फ्लेविया एग्नेस कहती हैं सरकार ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यानी कि विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में बहुत सारे सुधार सुझाए कि भाई तो व्यक्तिगत कानून जो है वो किस तरह से बदले जाने चाहिए, उनमें किस तरह का सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन कोई सुधार आपको देखने को नहीं मिला। सरकारों ने इनको गंभीरता से नहीं लिया, इनको टाल दिया, इस पर कोई काम किया नहीं। और अब 22वां विधि आयोग एक बार दोबारा से समान नागरिक संहिता पर बात करने वाला है। तो क्या वो गंभीरता से बात होगी या फिर उस बात का कोई परिणाम भी निकलेगा? अगर एक बार को मान लीजिए वो रेकमेंड करते भी हैं कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए, तो क्या सरकार उस पर कुछ कदम उठाएगी? क्या सरकार उसके लिए कुछ नीतियां बनाएगी? फ्लेविया एग्नेस कहती हैं कि पिछली जो विधि आयोग की रिपोर्ट को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि पिछली विधि आयोग की रिपोर्ट्स पर भी सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करी नहीं है। इतनी बात फ्लेविया एग्नेस यहां पे कहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार उत्तर प्रदेश से आप में से बहुत लोग होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा का कार्यक्रम है, तो यार बड़ी एक अजीब घटना हुई, मतलब होती है हर साल, लेकिन जो नंबर था वो बड़ा चौंकाने वाला था। तो उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है, हम सभी जानते हैं, ज्यादातर लोगों को पता होगा जो यूपी के हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूं ओरिजिनली। तो यार बलिया जिला है, बलिया जिले में पिछले 2-3 दिनों में अचानक से अस्पतालों में लोग भर्ती हो रहे हैं और वो मर रहे हैं। तो 2-3 दिनों में ही 54 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। जो ये मैं सरकारी आंकड़ा प्रयोग कर रहा हूं, कुछ निजी आंकड़े इसको 100 से अधिक बता रहे हैं, लेकिन मैं तब भी 54 ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि जो सरकारी आंकड़ा है वो सुनिश्चित नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग खबरें आ रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा भी 54 मौतों का है। तो 54 लोगों की मौत हो गई है। तो ऑब्वियसली यार 54 लोगों की मौत हो जाएगी, अचानक से अस्पतालों में लोग भर्ती हुए और मर गए, तो कहीं पर भी हाहाकार मचेगा, यहां पर भी मचा। और इसका जो प्राथमिक कारण बताया गया वो बताया गया गर्मी, कि यार प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और गर्मी के कारण लोग मर रहे हैं। अब यार देखो, इस पर थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है। पहली बात तो ऑब्वियसली इसकी जांच चल रही है, एक समिति बनाई गई है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि बलिया में ही लोग गर्मी से मरे। भाई अगर मान लीजिए लू चल रही है या एक ग्रीष्म लहर जो होती है वो चल रही है, वो केवल बलिया में तो नहीं है, वो उसके आसपास के और जिलों में भी है, आसपास के और क्षेत्रों में भी है। वहां से इस तरह के समाचार नहीं आए, बलिया से आए। तो कहीं ये कुछ और बीमारी तो नहीं है, कहीं ये कुछ और समस्या तो नहीं है। इसकी जांच पड़ताल निश्चित तौर पे की जाएगी और की जा रही है। इसकी रिपोर्ट मैं आशा कर सकता हूं कि पब्लिक करी जाए कि यार कहीं कुछ और समस्या तो नहीं थी, और अगर कुछ और समस्या है तो उससे कैसे निपटा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी उम्मीदें होती हैं कि भाई ये रिपोर्ट अगर आए तो पब्लिक हो जाए, लेकिन कह नहीं सकते कि ये होगी या नहीं होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, गर्मी, क्या व्यक्ति सिर्फ गर्मी से मरता है? यहां पे अब हम एक बार को मान भी लें कि चलिए जो सरकारी वर्जन इसमें है कि ये लोग गर्मी के चलते मर गए, तो गर्मी से कोई व्यक्ति कैसे मरता है? कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी केवल गर्मी से नहीं मरता। कोई भी व्यक्ति जो है वो जब मरता है वो गर्मी के साथ, अगर आप ये माने कि भाई आपके यहां कितनी स्वच्छता है, गर्मी तो क्योंकि हर साल आती है ना, कोई अनोखी, ऐसा थोड़ा ना कि पहली बार गर्मी आई है इस बार, हर साल गर्मी आती है। तो भाई आपके यहां स्वच्छता कितनी है, ये जन सुविधाएं होना चाहिए। आपके यहां जन सुविधाएं कितनी है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना है,
और आपके यहां सामाजिक सुरक्षा कितनी है, ये सारे फैक्टर्स तय करते हैं कि गर्मी से कितने लोग बचेंगे, कितने लोग मरेंगे। क्योंकि गर्मी हर साल आती है और गर्मी सबके लिए आती है, सारे इलाकों में आती है। लेकिन तब भी गर्मी से अगर आपको दिखता है कि केवल अमीरों में से कोई नहीं मर रहा, केवल गरीब लोग मर रहे हैं, उनमें से भी कुछ विशेष जिलों में लोग मर रहे हैं, कुछ विशेष राज्यों में लोग मर रहे हैं, कुछ विशेष क्षेत्रों में लोग मर रहे हैं, यानी कि वहां पर जन सुविधाओं की कमी है, स्वच्छता की कमी है, वहां पे आधारभूत संरचना की कमी है, वहां पे सामाजिक सुरक्षा की कमी है। ये कमी जो है, वास्तविक हत्यारा जो है वो ये कमी है। गर्मी तो प्राकृतिक है, वो ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हम जानते हैं, लेकिन वो तो है, कई साल से है, वो निरंतर हो ही रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पर ये हमको बताते हैं कि बलिया में जो रिपोर्ट आ रही है वो ये भी आ रही है कि यार गर्मी थी एक तो, और साथ के साथ अस्वच्छ पानी भी था, साथ के साथ जो है पानी भी वहां का गंदा था जो ये लोग पी रहे थे। तो यार गर्मी से डिहाइड्रेशन होता है, आपके शरीर में पानी की कमी होती है, अस्वच्छ पानी से आपको दस्त इत्यादि की समस्याएं होती हैं, उससे पानी की कमी और गंभीर और तीव्र हो जाती है। तो यार वास्तविक मृत्यु जो हुई आपकी, शायद वो गर्मी प्लस अस्वच्छ पानी से हुई। ठीक है, अब क्या होता है, गर्मी जो है वो प्राकृतिक चीज है, आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, तो आपके शरीर में गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाती है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस गर्मी से छुटकारा पाने के आपको जल्दी तीव्र मौके मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मजदूर हैं और आप काम कर रहे हैं निरंतर, तो आपको काम के बीच में ब्रेक मिलना चाहिए। आपके काम करने की जगह पे छायादार जगह होनी चाहिए, जहां पे वेंटिलेशन हो, जहां पे पंखे हो। आपको पीने का साफ पानी मिलना चाहिए। आपको अगर तबीयत खराब लग रही है तो आपको आपके आसपास आपका ढंग से इलाज करने वाला अस्पताल होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आवश्यक हैं। आपका घर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यार आप जिस तरह की जगह पे रहते हैं, आपका आवास किस तरह का है, आप किस तरह की जगह पे बसे हुए हैं, क्या यह आवास ऐसा है जो गर्मी से आपको बचा सकता है? क्या इस आवास में वेंटिलेशन है? वेंटिलेशन समझते हैं, हवा के आदान प्रदान की सुविधा, क्या यह सुविधा है? मैं कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस देख रहा था, वहां इवन यहां तक के भी जहां जिन कमरों में, जिन अस्पताल के कमरों में इन मरीजों को भर्ती किया गया है, मैं अब पता नहीं वो कौन से अस्पताल का वीडियो था, लेकिन वहां उस कमरे की स्थिति इतनी दयनीय थी। ये वो वाला फोटो नहीं है, हालांकि यहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति आपको दिख नहीं रही, लेकिन तब भी उस कमरे की स्थिति इतनी दयनीय थी कि मुझे लग रहा था कि भाई अगर इस कमरे के अंदर तो कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा। मैं एक वीडियो देख रहा था उस कमरे में, उस वीडियो में एक भी पंखा नहीं चल रहा था, जबकि इस समय कितनी गर्मी होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। गर्मी लगने से जो मरीज आए हैं, आप उनके लिए पंखा, कूलर, एसी की व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, तो भाई आपकी खराब आवासीय सुविधाएं भी जिम्मेदार हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो हत्यारी यहां पर है वो एक तो गर्मी है और साथ के साथ आपकी खराब सुविधाएं हैं। तो इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नीतिगत उपायों की आवश्यकता है कि यार, क्योंकि देखो गर्मी से तो आप छुटकारा नहीं पा सकते ना यार, गर्मी तो प्राकृतिक है। अब उत्तर भारत में गर्मी के महीनों में गर्मी तो रहेगी, उससे तो आप बच नहीं सकते। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे नीतिगत उपाय बनाने पड़ेंगे जिनके तहत आप इन गर्मी के महीनों का बेहतर तरीके से सामना कर पाओ। यह एक आवश्यक कदम है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए यहां पे आर्टिकल यह कहता है कि हमको सही आंकड़ों की आवश्यकता है। हमको सही आंकड़ा चाहिए कि भाई वास्तविकता में गर्मी से कितनी मौतें हो रही हैं। अभी जो आंकड़ा आता है वो इसको स्पष्ट नहीं करता। हमारे पास सही आंकड़ा आएगा तो इसके लिए नीतिगत उपाय किए जाएंगे, इसके लिए फंड अलॉट किया जाएगा और शायद इस समस्या से हम निपट पाए। ठीक है, चलिए, यह आपका एक और आर्टिकल था। अब यह कल के हिंदू का था, बाय द वे, ये आज के हिंदू में नहीं था, यह कल के हिंदू में था। यह अब कल के इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल आया है। क्रिस्टोफर, एक जेफरलिट साहब हैं, बहुत बड़े एक लेखक हैं, उन्होंने यह आर्टिकल लिखा है। तो भाई जेफरलिट साहब यहां पे यह कहते हैं कि भारत में धीरे धीरे राजनीति में या फिर नीतियों में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति आपको देखने को मिलती है। भारत जो है संघीय देश है, आपको पता है। संघीय देश का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे यहां एक केंद्र है और एक राज्य है। और जैसा कि आपको बहुत जगह पढ़ाया गया होगा, मैंने भी इन लेक्चर्स में बहुत बार बताया है कि हमारे यहां राज्य जो है वो केंद्र के अधीन नहीं होता। ये याद रखिएगा, है ना। भारत में जैसे ऐसा नहीं है कि राज्य जो है वो केंद्र की दया पर है कि केंद्र ने राज्य बना दिया, चलो ठीक है जाओ तुम भी रख लो, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों अपनी शक्तियां जो हैं वो संविधान से लेते हैं।
यानी कि इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा संविधान ने किया है। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने कुछ शक्तियां गिफ्ट दे दी है राज्य को कि चलो यार तुम बना लो कुछ, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन और इसके अलावा शुरुआत में वो ये भी कहते हैं, थोड़ी सी राजनीतिक बातें करते हैं कि भाई जब प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 15 साल के आसपास वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उस समय 13 साल की मेरे ख्याल से गुजरात के मुख्य 3 टर्म रहे थे, 13 साल, बीच में फिर प्रधानमंत्री बन गए थे। तो उन्होंने फिर वो हमेशा ये कहते थे कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ गलत कर रही है। 2014 में उनका जो मैनिफेस्टो था, उनका जो घोषणा पत्र था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हम राज्यों को बराबर शक्तियां देंगे, बराबर का दर्जा देंगे। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तब यह देखा गया कि शक्तियां जो हैं वो धीरे धीरे संकेंद्रित होती जा रही हैं, केंद्र के पास और ज्यादा शक्तियां आती जा रही हैं। तो यार ये जो है, ये वाला आर्टिकल जो है ये आपके पॉलिटी की तैयारी के लिए भी बहुत जरूरी है कि इसमें वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में किस तरह से भारत में राजनीतिक शक्ति जो है वो केंद्रीकृत हुई है, उसका केंद्रीयकरण किया गया है। इसके उदाहरण वो आपको यहां पर प्रदान करते हैं। सबसे पहली बात वो कहते हैं कि यार जीएसटी काउंसिल, जीएसटी आया हमको पता है, जीएसटी के मामलों में निर्णय कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है। एक जीएसटी समिति बनाई गई है, जीएसटी से जुड़े सारे मामलों में निर्णय जीएसटी काउंसिल लेती है। तो जीएसटी काउंसिल में बंटवारा कैसे है वोटों का? 2/3 वोट जो है वो राज्यों को दिए गए हैं, सभी राज्यों के मिला के, और 1/3 वोट जो है वो केंद्र को दिया गया है। ठीक है, 2/3 वोट राज्यों के पास है, 1/3 वोट जो है वो केंद्र के पास है जीएसटी काउंसिल में। तो आप कहोगे यार ठीक है, मतलब राज्योयों के पास ज्यादा वोट है, सही बात है। लेकिन यहां पे बेटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय जो होता है वो 75% बहुमत से होता है, कि कोई भी निर्णय जो है वो 75% से कम बहुमत से नहीं हो सकता। और राज्य के पास कितने, तो केंद्र के पास कितने वोट हैं? 33%, 33.33%। राज्य, सारे राज्यों के पास मिला के कितने वोट हैं? 66.66%। यानी कि बेटा ये क्लियर है कि अगर सारे राज्य भी मिल जाएं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सारे राज्य आपस में मिल जाएं और वो जीएसटी काउंसिल से कुछ निर्णय कराना चाहें तो करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते, क्योंकि सारे राज्यों के वोट मिलके भी 66.66% है, अकेले केंद्र के पास 33.33% है। तो इफेक्टिवली, वास्तविकता में केंद्र को वीटो पावर मिल गई या नहीं, कि केंद्र जो निर्णय चाहेगा ना हो वो नहीं हो सकता। सारे राज्य अगर मिल जाएं तब भी वो निर्णय नहीं कर सकते जब तक केंद्र की सहमति ना हो। तो जीएसटी काउंसिल में केंद्र को इफेक्टिवली एक वीटो पावर मिल गई है, वीटो की शक्ति मिल गई है। यह बहुत बड़ा एक केंद्रीकृत बात है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है अब इस देश में, और इस संस्था में केंद्र के पास वीटो पावर है। केंद्र को साथ लिए बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा एक अंतरराज्यीय परिषद होती थी, इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, इंटर स्टेट काउंसिल होती थी, जिसमें राज्यों की बैठक होती थी, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते थे। इंटर स्टेट काउंसिल की पिछली बैठक 2017 में हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी साहब ने 2016 में इसकी बैठक ली, 2017 में इसकी बैठक ली, 2017 के बाद इस संस्था की कोई बैठक नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 सालों में इसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता था जहां पर राज्य आपस में बात करते थे, राज्य केंद्रों के राज्य जो है वो केंद्र के सामने अपनी समस्याएं रखते थे, अपने विचार रखते थे और केंद्र से चीजों की मांग करते थे। यह प्लेटफॉर्म पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया है, यह अब होता ही नहीं। इंपॉर्टेंट चीज एक और जो आती है, जो मैंने कई बार पढ़ाया है लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे इन्होंने लिखा है, वो है कि लॉकडाउन और विमुद्रीकरण जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्रियों से सलाह नहीं की गई। जैसे कोविड में आपको पता है भारत में सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन लगाया गया था। रात को 8 बजे प्रधानमंत्री ने आके टीवी पे बोला कि 12 बजे से लॉकडाउन है ना, ये हुआ था, हमको पता है, हम सभी ने देखा था। ऐसे ही डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे प्रधानमंत्री ने रात को 8 बजे आके बोला था 12 बजे से डिमोनेटाइजेशन है। ये भी दोनों बार ऐसे 4-4 घंटे के नोटिस पे किया गया। इन दोनों के कारण सिग्निफिकेंट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि नहीं हुई? हर जगह लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा हुई कि नहीं हुई? कि भाई लोग जो है भागने लगे एक जगह से दूसरी जगह, लोग जो है अपने पैसे के लिए मारामारी करने लगे, एटीएम्स के बाहर लाइन लग गई। कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत आती है? राज्य के अंतर्गत। सरदर्द किसका बढ़ा? राज्य का बढ़ा। अचानक से युद्ध स्तर पर काम किसे करना पड़ा? राज्य को करना पड़ा। आपने अचानक से लॉकडाउन लगा दिया, आपने अचानक से डिमोनेटाइजेशन कर दिया।
क्या आपने राज्यों की सलाह ली? क्योंकि भाई आपने अनाउंस कर दिया, वास्तविकता में प्रॉब्लम फेस कौन करेगा? ग्राउंड पे प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? पुलिस फेस कर रही है, राज्य सरकार फेस कर रही है। क्या आपने मुख्यमंत्रियों से सलाह की? जवाब है नहीं। तो आप, ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि भाई लॉकडाउन और विमुद्रीकरण जैसे ऐसे मुद्दे जो राज्यों को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे थे, उन पर भी राज्यों से किसी तरह की कोई सलाह नहीं की गई, कोई मशवरा नहीं किया गया, डिसीजन लेकर उन पर थोप दिया गया। ठीक है। इसके अलावा राज्य सरकारों के विदेशों से संबंधों पर भी रोक टोक लगाई जा रही है। ऐसा अक्सर देखा गया। देखिए, राज्य सरकारें अपने आप में, कोई भारत के राज्य कोई छोटे राज्य थोड़ा ना होते हैं कि यार भारत के राज्य में करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, उनका मुख्यमंत्री चुन के आता है। तो राज्य सरकारें अक्सर स्वयं भी विदेशों से अपने अच्छे संबंध बना के रखती हैं, राज्य सरकारें भी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि भाई केंद्र सरकार अक्सर राज्य सरकारों के विदेशी प्लेटफॉर्म्स पे जाने, राज्य सरकार के विदेशों से बातचीत करने पर थोड़ा सा एक प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति रखती है। जैसा हमने देखा जब केरल में बाढ़ आई थी तो यूएई ने केरल को सहायता देने की ऑफर की, लेकिन केंद्र ने उसके लिए मना कर दिया। हाल ही में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल किसी बैठक को संबोधित करने के लिए मेरे ख्याल से सिंगापुर जाना चाहते थे, लेकिन केंद्र ने उनको जाने की अनुमति नहीं दी, उनकी फाइल रोक के रखी। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो एक राज्य सरकारों की विदेशों के साथ एक पारस्परिक बातचीत होती है, उसको रोकने का कई बार प्रयास करता हुआ केंद्र दिखाई पड़ा है। और राज्यपाल के पद का दुरुपयोग तो खैर, मतलब मैं आपको पिछले कितने समय में आपको एग्जांपल्स दे चुका हूं। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी थे, जिन्होंने सुबह सुबह 6 बजे, जबकि यह सिद्ध हो चुका था, यह क्लियर था कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे साहब की थी वो और एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक थे, तब भी सुबह सुबह 6 बजे श्री देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी उन्होंने। गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आई थी, लेकिन जो एक नॉर्म था, जो एक आपका स्थापित नॉर्म था कि भाई अगर किसी को बहुमत ना मिला हो तो सबसे बड़ी पार्टी को बुलाना चाहिए, उसको छोड़ के अगले इमीडिएटली बीजेपी जो कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी उसको बुला लिया गया। तो ये मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं कि राज्यपाल के पद का दुरुपयोग किया गया है। दिल्ली में आप देख रहे हैं उपराज्यपाल के साथ जो विवाद चले, बंगाल में हमने देखा कि भाई जब तक धानकर साहब थे तब तक किस तरह के विवाद होते थे राज्यपाल से। तमिलनाडु में हमने देखा है आर.एन. रवि साहब जो है वो किस तरह से राज्य सरकार के क्रियाकलापों में निरंतर किसी प्रकार की दखलंदाजी कर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि भाई केंद्र सरकार जो है वर्तमान में केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा केंद्रीयकरण की ओर बढ़ रही है, और जो भारत का एक संघीय ढांचा है उसको नुकसान पहुंच रहा है। भारत के संघीय ढांचे में राज्यों की शक्तियां जो हैं वो धीरे धीरे कम हो रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जयफरलट साहब का इसमें यह विचार है। इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो इसमें बातें कही गई हैं, उनको आप अपने पॉलिटी के पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलिटी के आपने नोट्स बनाए हैं तो ये एग्जाम्पल्स वहां पर लिख लीजिएगा कि हाल के वर्षों में संघवाद कैसे कम हुआ। मेरा एक वीडियो है नोट्स कैसे बनाएं, अभी कल परसों 3-4 दिन पहले मैंने निकाला था नोट्स बनाने का वैज्ञानिक तरीका। उसमें मैंने आपको यही बताया था कि यार अगर आप मान लो संघीय संरचना के नोट्स बना रहे हो तो आधे पेज पे लिखो, आधा पेज खाली छोड़ दो। वो आधा पेज खाली इस तरह की चीजों के लिए है कि अभी यहां पे आज एक आर्टिकल आया जिसने आपको 5 नए पॉइंट्स दे दिए कि यार भारत में संघवाद कैसे कमजोर हो रहा है या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति कैसे बढ़ रही है, वो आप सीधे सीधे दूसरे हाफ में लिख लो। तो आपका उत्तर जो है ये होता है करंट और स्टैटिक की लिंकेज। जो आप में से बहुत लोग हमेशा बोलते हो ना सर करंट और स्टैटिक को लिंक कैसे करें, ऐसे लिंक करना होता है। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार की चीजें कीजिए, इससे आपके नोट्स जो है वो बहुत सशक्त, बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन पहचानिए। भाई आज के सवालों पे आते हैं, समय भी हो चला है लगभग। प्रोफेसर इन प्रैक्टिस के लिए पीएचडी होना अनिवार्य है, सही है कि गलत है? मैंने क्या बताया था, किसी भी एकेडमिक डिग्री की आवश्यकता नहीं है, व्यक्ति जो है इंडस्ट्री का एक्सपर्ट होना चाहिए। तो यह निश्चित तौर पे गलत है। इसका न्यूनतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा, नहीं अधिकतम ही 4 वर्ष है, तो न्यूनतम 5 वर्ष कैसे होगा? तो यह गलत है। निश्चित तौर पे आपके दोनों कथन जो हैं यहां पर गलत हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। वेस्ट बैंक इनमें से किस विवाद से संबंधित है? चीन और ताइवान, अमेरिका और मेक्सिको, रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन। आज ही बताया आपको इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। कई बार इस तरह के बहुत सरल प्रश्न आते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता तो हमसे गलत हो जाते हैं, तो इनके बारे में निरंतर पढ़ेंगे तो इस तरह के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। आज का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न देखें तो हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं
उदाहरण समेत चर्चा कीजिए। इससे आसान सवाल मैं आपको दे नहीं सकता भाई, ये तो बहुत ही आसान है। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं केवल उनको लिख दीजिए। ये बता दीजिए कि भारत किस तरह से संघीय शासन प्रशासन है और हाल के वर्षों में ऐसी क्या गतिविधियां, याद रखिएगा। देखिए आपसे पूछा गया है हाल के वर्षों में, ये याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप 1970 की कहानी लिख के आ जाओ कि 1970 में जब इंदिरा गांधी थी तो इंदिरा गांधी ने ये किया, ये नहीं पूछा गया है आपसे। तो ये आपको यूपीएससी में ना ये ध्यान देना होता है कि ये देखो क्या पूछा गया हाल के वर्षों में, यानी कि पिछले 5-7 सालों की चीजें लेके आओ बस। ऐसे 25 साल 50 साल पुरानी कहानी मत सुनाना इसमें, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं। आप इसके जो आपको एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं वो एग्जाम्पल्स देके आप इसकी चर्चा कर सकते हैं। इस लेक्चर के खत्म होने के बाद इसके कमेंट्स में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो जाने के पहले एक बार आपको मैं फिर से बता दूं भाई कि बहुत बहुत सुनहरा मौका है। एक बार वही बात दोबारा बता दूं, शुरू में बच्चे कम होते हैं कि यार एक जो इसमें हमारा P2I कोर्स हो रहा है, प्रारंभिक परीक्षा से लेके इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में और बाइलिंगुअल, तीनों तरह से। आपको जैसे पढ़ना हो आप वो बैच ले सकते हैं। एजे लाइव कोड लगा के मात्र 30,000 रुपए का, मात्र 29,999 का। 30 जून लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे क्लासेस होंगी। 30 जून के बाद आप नहीं कर सकते। अमरेंद्र सर की पॉलिटी वहां पे स्टार्ट हो चुकी है। मैं फिर से एक बात बता दूं आपको, क्योंकि शुरू में कम बच्चे होंगे, कि यार 2 डाउट्स इसमें आ रहे हैं। एक तो ये कि ये फाउंडेशन से कैसे अलग है। तो मैं आपको ये बता दूं, फाउंडेशन में केवल कोर्स की कवरेज कराई जाती है। फाउंडेशन जो है वो कवरेज कोर्स है। इस कोर्स में आपकी जो है हम ये भी ध्यान रखेंगे कि आप एग्जाम की किस स्टेज पर हो, आप एग्जाम के किस चरण पे हो। जैसे आपकी जनवरी तक आपकी प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी होगी, जनवरी के बाद केवल प्री की तैयारी होगी, और उसके बाद अगर आपका चयन होता है तो आपको बुलाकर, आपको दिल्ली में रखकर आपको पूरी तरह से मेंस की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपका नहीं होता है तो वो तैयारी आपको ऑनलाइन कराई जाएगी, लेकिन आपको दिल्ली नहीं बुलाया जाएगा। दूसरा डाउट जो आता है वो ये आता है कि अगर मेरा प्री नहीं हुआ तब तो मेरे लिए कोर्स बेकार हो गया। तो मैं उसके लिए वही कह रहा था कि यार प्री क्या, फिर तो आपका अगर मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं हुआ, तब भी आपका कोर्स बेकार हो गया। तो किसी भी तैयारी की शुरुआत इस नकारात्मक सोच के साथ मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आप मतलब मैं फिर से वही बोल रहा हूं, कोर्स ले या ना ले, लेकिन ये सोच जो है ये दिखाती है कि आप पूरी तरह से अभी भी कन्विंस्ड नहीं हो कि आपको तैयारी करनी है। और अगर आप आधे अधूरे मन से यूपीएससी जैसी परीक्षा की तैयारी करोगे तो यार मतलब फिर तो नहीं हो पाएगा। मैं इसमें आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, मैं अपने शब्दों को इसमें रोकूंगा नहीं कि अगर आप आधे अधूरे मन से तैयारी करोगे फिर यार आप गलत परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। पहले दिन से आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होगा, मेरी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए कि तीनों होगा, कोई संभावना ही नहीं है कि मेरा ना हो। कम से कम आपको ये सोचकर चलना है पहले ही दिन से। अगर आप पहले दिन से ये सोच के चलोगे कि यार अभी खाली थोड़ा सा देख लेता हूं, कहीं प्री नहीं हुआ तो फिर प्री नहीं होगा, ये आप एकदम क्लियर मान के चलिए, ठीक है। तो अपनी एक जो विचारधारा है उसको आप परिवर्तित करने की कोशिश कीजिए। साथ के साथ अगर आप मान लीजिए आप ऑप्शनल कोर्स भी लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल की 25 तारीख तक सेल चल रही है, ग्रैंड ऑप्शनल सेल है। उसके बाद ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा। एजे लाइव कोड लगा के आप 13,999 में पा सकते हैं। 8 ऑप्शनल हमारे पास उपस्थित हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य जो है वो हिंदी भाषा में होगा। बाकी जो 7 ऑप्शनल्स हैं ये बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि अध्यापक हिंदी में पढ़ाएगा, नोट्स सभी अंग्रेजी में होंगे। तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं मात्र 13,999 में। अगर आप P2I और ये ऑप्शनल दोनों लेते हैं तो आपकी पूरी तरह से तैयारी जो है, पूरी तरह से 100% तैयारी हम लोग कराएंगे। आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता किसी भी तरह से नहीं है, ठीक है। एजे लाइव कोड याद रखिएगा, इसको आपको जरूर लगाना है। साथ के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे से डाउट्स इत्यादि पूछना चाहते हैं, तो अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC इंस्टाग्राम है, atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर हमारे कोई एग्जिस्टिंग बच्चे भी अगर संपर्क करना चाहते हैं, अगर अपने कोर्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, जो फाउंडेशन ले चुके हैं, वो अगर ऑप्शनल या फिर ये P2I में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप मेरे को एक बार मैसेज करें, आपका अपग्रेडेशन मैं अपने स्तर पे करा दूंगा, ठीक है। और उसके लिए एक आपको मिनिमम जो आपकी फीस जो है थोड़ी सी उसमें कम हो जाएगी, आपको उसमें छूट प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आपसे मिलूंगा कल को शाम 4 बजे हिंदी में हिंदू के अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, और आज शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।